नमस्ते। मानव जीवन, आजादी, बराबरी और गरिमा ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक सभ्य समाज की नींव हैं। और भारत में इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक बेहद दमदार प्रहरी मौजूद है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम आमतौर पर एनएचआरसी कहते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर ये सर्वोच्च संस्था काम कैसे करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हम इस मानवाधिकार प्रहरी की नींव, आयोग के अंदरूनी ढांचे, इसके रोजमर्रा के काम करने के तरीके, इसकी शक्तियों की सीमाओं और समाज पर इसके प्रभाव को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भारत का मानवाधिकार प्रहरी। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सीधे तौर पर कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। जी हां, इसे 1993 में संसद द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्रहरी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका इकलौता मकसद बड़ा साफ है, एकदम स्वतंत्र होकर काम करना और ये सुनिश्चित करना कि संविधान या अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने हमें जो अधिकार दिए हैं उनका कहीं भी उल्लंघन ना हो। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आयोग की संरचना। आखिर ये संस्था किन लोगों से मिलकर बनती है? अगर इसके ढांचे को देखें तो ये साफ हो जाता है कि यहाँ देश के सबसे अनुभवी लोग बैठे हैं। इसके अध्यक्ष पद की कमान हमेशा भारत के किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के हाथों में होती है। इसके अलावा 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रह चुके हों या फिर जाने माने मानवाधिकार विशेषज्ञ हों। और बात यहीं खत्म नहीं होती। समाज के हर वर्ग की आवाज शामिल करने के लिए अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला आयोगों के अध्यक्ष भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। यानी अधिकारों की रक्षा एकदम योग्य हाथों में है। अब जरा इस संख्या 70 पर गौर करते हैं। यह एक बहुत ही सख्त नियम है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल या तो 5 साल का होता है या फिर तब तक जब तक उनकी उम्र 70 साल नहीं हो जाती। और सबसे अहम बात, रिटायरमेंट के बाद वे भविष्य में सरकार के अधीन कोई पद नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के बिल्कुल निडर और स्वतंत्र होकर अपना काम कर सकें। बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, आयोग की कार्यप्रणाली। जमीनी स्तर पर यह संस्था काम कैसे करती है? देखिए, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो सिर्फ शिकायतों का इंतजार करे। अगर कहीं अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये सुओ मोटो यानी खुद से संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकती है। इसके काम का दायरा बहुत बड़ा है, चाहे अदालती मामलों में दखल देना हो, कैदियों का हालचाल जानने के लिए सीधे जेलों का दौरा करना हो या फिर आतंकवाद से जुड़े पहलुओं की समीक्षा करना हो। इसके साथ ही एनजीओ के साथ मिलकर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना भी इनके मुख्य कामों में शामिल है। पर यहाँ एक पेच है, और वो है 1 साल की समय सीमा का नियम। अगर किसी कथित मानवाधिकार उल्लंघन की घटना को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है तो आयोग उस मामले को नहीं उठा सकता। सुनने में शायद थोड़ा सख्त लगे, लेकिन इसका मकसद मामलों को जल्द से जल्द सामने लाना है ताकि न्याय की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ सके। अब रुक करते हैं चौथे भाग का, शक्तियों की सीमाएं। ये समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कहें कि एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ तो आयोग के पास किसी दीवानी अदालत जैसी गजब की जांच शक्तियां हैं, उनकी अपनी एक पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम है, लेकिन दूसरी तरफ जब बात सजा देने की आती है तो उनके हाथ पूरी तरह से बंधे हैं। वे सीधे तौर पर किसी को सजा नहीं सुना सकते और ना ही पीड़ितों को सीधा मुआवजा दे सकते हैं। उनका काम पूरी तरह से सिफारिशी प्रकृति का है और सशस्त्र बलों के मामले में भी इनका दायरा काफी सीमित होता है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या बिना सजा देने की ताकत के ये संस्था कमजोर है? बिल्कुल नहीं। आयोग के एक पूर्व सदस्य ने बहुत सटीक बात कही थी कि सरकार आयोग की सिफारिशों को ऐसे ही दरकिनार नहीं कर सकती। भले इनकी भूमिका सिर्फ सिफारिश करने की हो, लेकिन इनकी नैतिक और भौतिक साख इतनी मजबूत होती है कि कोई भी सरकार आसानी से इनकी सिफारिशों को अनदेखा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। आखिर में आते हैं अपने 5वें और अंतिम भाग पर, प्रभाव और विकास। आइए देखते हैं कि इतने सालों में इस संस्था ने जमीन पर क्या बदलाव किए हैं। हकीकत में आयोग ने समाज के उन बेहद संवेदनशील मुद्दों पर काम किया है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बंधुआ और बाल मजदूरी को खत्म करना हो, दलितों या खानाबदोश जनजातियों के हकों की आवाज उठानी हो या फिर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की बात हो, आयोग हमेशा आगे रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकना, जेलों की स्थिति सुधारना और यहां तक कि भूकंप या चक्रवात जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के वक्त राहत कार्यों पर कड़ी नजर रखना, ये सब साबित करता है कि इनका सकारात्मक प्रभाव कितना गहरा है।
जैसे जैसे वक्त बदलता है, संस्थाओं को भी खुद को ढालना पड़ता है। 2006 का संशोधन अधिनियम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस बदलाव ने आयोग को और धार दी। अब जांच के दौरान ही मुआवजे की सिफारिश की जा सकती है। इसके अलावा अब आयोग बिना कोई नोटिस दिए अचानक जेलों का निरीक्षण कर सकता है। उनकी जांच मशीनरी को और ताकत दी गई है और काम को सुचारू बनाने के लिए राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों में सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है। तो जैसे जैसे NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भविष्य की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। आयोग की इस विशाल जांच शक्ति और उसकी सीमित सिफारिशी भूमिका के बीच का ये संतुलन आने वाले समय में मानवाधिकारों को लागू करने की दिशा कैसे तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस संस्था के महत्व को और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।